हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। तो हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि भाई जो कुछ हम पढ़ें हमें अच्छे से याद रहे, ठीक है ना। एक बार में पढ़ें, एक बार में चीज़ याद हो जाए, बार बार उसे पढ़ना ना पड़े। अक्सर यही होता है। जब हमारी स्टूडेंट लाइफ थी ना, तो हमारी भी एक कोशिश रहती थी। बहुत ज़्यादा जो रटना और पढ़ना पड़ता था, नींद आती थी लिटरली। और एग्ज़ाम्स के दौरान तो बहुत मुसीबत। आप लोगों के टाइम तक तो अभी पैटर्न बहुत अच्छा हो चुका है, बहुत ईजी हो चुका है। हमारे समय में तो पैटर्न बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो हम जब पढ़ते थे ना, तो हमारे समय में जो इस तरीके के ऑप्शंस रहते थे, ये ऑप्शंस ज़्यादा नहीं आते थे। लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, करीबन आपको 250-300 वर्ड्स के लॉन्ग क्वेश्चन करने होते थे, वो भी एक नहीं 5-5 क्वेश्चंस होते थे। इस तरीके मतलब लिखते रहो और उनके पढ़ने के लिए उनको रट्टा मारना पड़ता था, तो बड़ा मुश्किल काम होता था। तो अब एक बार ऐसे ही हुआ कि हम अपनी एक एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं कि हमने सोचा कि भाई इसको किस तरीके से किया जा सकता है। तो हमारी एक टीचर थी, हमारी एक साइंस की टीचर थी, हमको बड़ी पसंद थी वो। मतलब मैं कहूँ तो मुझे टीचर बनने की प्रेरणा उन्हीं से मिली। पूर्णिमा मैम नाम था उनका, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो मैंने उन्हीं से पूछा, तो उन्होंने मुझसे सीधे से एक चीज़ कहा कि रूपाली, जो चीज़ तुम पढ़ते हो उसको दोबारा उसी दिन रिवाइज़ करो या 1-2 दिन बाद फिर से रिवाइज़ करो। आज हमने पढ़ा, शाम तक एक बार पढ़ लो और उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर उसको पढ़ो, तो चीज़ें तुम्हें बहुत जल्दी दिमाग में बैठ जाएंगी और एग्ज़ाम तक या उसके बाद तक तुमको वो सारी चीज़ें याद रहेंगी। तो बार बार उसके लिए तुम जो इतना रटते हो या चीज़ें जो स्किप हो जाती हैं माइंड से, उस चीज़ से बच जाओगे। और मैंने वही पैटर्न अपनाया। यकीन मानिए, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सारे में मुझे बहुत आसानी हुई इस चीज़ के लिए। तो ये एक पैटर्न है और इसी पैटर्न को हमने आपके लिए लेकर आए हैं। कैसे? हम एक दिन आपको चैप्टर समझाते हैं, ठीक है। एक दिन हमारा वीडियो आता है जिस दिन हम आपको चैप्टर समझा देते हैं, यानी कि डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपने पूरा देखा, समझा। फिर दूसरे दिन हम उसके क्वेश्चंस लेकर आते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। उन एनसीईआरटी क्वेश्चंस में आप क्या कर लेते हो, उस चीज़ को आपने रिवाइज कर लिया, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, तो एक तरीके से चैप्टर हमारा ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाता है, वो हो गया। अब रिवीजन हो जाता है, तब हम आपको एक डीपीपी दे देते हैं। वो डीपीपी आपका, जो डीपीपी हम देते हैं ना, वो आपका सेल्फ वैल्यूएशन होता है कि आप अपने आप वैल्यूएट कर सको क्या टॉपिक्स आपको समझ में आए या क्या नहीं समझ में आए, और जो नहीं समझ में आया उसे आप दोबारा देख लो। तो उसी तरीके से मैंने आपको जो लास्ट चैप्टर पढ़ाया था, पर्वत प्रदेश में पावस, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया था, समझाया, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया और डीपीपी दे दिया। अब हम उस डीपीपी का सोल्यूशन लेकर आए। अब डीपीपी का सोल्यूशन जब आप करोगे तो आप खुद देखना कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप अटके थे, वो पोर्शन आप फिर से पढ़ना, ठीक है। वो पैराग्राफ या वो चीज़ें, लाइंस जो आपको समझ में नहीं आई थी। तो इस तरीके से जब आप ये एक पूरा मेथड अपना लोगे ना, तो याद रखो एग्जाम तक जब आप इसको पढ़ने बैठोगे ना, तो सिर्फ आपको एक बार रिवीजन करना होगा। लर्निंग के काम से आप बच जाओगे। रटी हुई चीज़ तो ऐसे भी हम भूल जाते हैं, अगर चीज़ को हमने समझ लिया है तो वो तो ईजिली हम कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो चीज़ समझाई जा रही है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, बनस्पत ड्यूरिंग एग्जाम आप उसे लर्न करने बैठो, ठीक है। तो चलिए डीपीपी करने जा रहे हैं हम आज। क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की हमारी बुक है स्पर्श भाग 2 के पद्य खंड का 4था अध्याय है पर्वत प्रदेश में पावस। तो इसका डीपीपी मैंने आपको दिया था 30 मार्क्स का, जिसमें आपको मैंने 4 तरीके के क्वेश्चंस दिए थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो ये 4 तरीके के क्वेश्चंस दिए थे जो मैंने कहा था कि आपको करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन शुरू हो रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न से, ठीक है। पहला प्रश्न आ रहा है, अब जो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं 7 या 8 क्वेश्चंस हैं, ये आपके 1-1 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, मद में नस नस उत्तेजित कर से क्या तात्पर्य है। मद मतलब यानी कि किसी तरह का नशा, उसमें नस क्या है, वो उत्तेजित हो जाए। नस नस यानी कि सब कुछ, तो ठीक है। अब इसका तात्पर्य कविता में क्या लिया गया है, ऑप्शंस देखते हैं। झरने मस्ती में उत्तेजित होकर गा रहे हों, झरनों की नस नस में मस्ती भरी है, झरने ऊंची ऊंची आवाज में पर्वत का गुणगान कर रहे हैं, झरने के स्वर को सुनकर दर्शकों की नस नस में उत्तेजना व मस्ती भर जाती है।
तो इसका सीधा सीधा जो तात्पर्य है वो है आपका झरने के स्वर सुनकर दर्शकों के नस में उत्तेजना और मस्ती भर जाती है। अब इसको आप कैसे रिलेट करो, हम लोग जैसे जहाँ एरिया में रहते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो वाटर बॉडीज के पास में रहते हैं, कोई मतलब समुद्र के पास रहता है, किसी के घर के पास बहुत बड़ा तालाब है या झील है, कुछ इस तरीके से। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके आसपास कोई भी वाटर बॉडीज नहीं होंगी। तो ऐसे जैसे मैं हूँ, मेरे को भी क्या है, मेरे घर के आसपास ऐसी कोई भी वाटर बॉडीज नहीं, लेकिन जब मैं किसी पानी के क्षेत्र के पास जाती हूँ तो मेरे अंदर खुद अपने आप में एक एक्साइटमेंट होती है। और झरने जो हैं जब वो इतनी ऊंचाई से गिरते हैं तो वो एक्साइटमेंट और बढ़ती है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो चीज़ हमें ज़्यादा आकर्षित करती है वो हमें उत्तेजित भी उतनी ही तेजी से करती है। तो झरने क्या है, उत्तेजना हमारी नस नस में भरते हैं, खास तौर से उनकी आवाज़। प्रश्न संख्या 2 है, उच्चकांक्षाओं से तरुवर में कौन सा अलंकार है? उच्चकांक्षाओं से तरुवर, मैंने फोकस दिया ना से, तो कौन सा अलंकार हुआ? चलिए पहचानते हैं। अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। सामने आंसर है, मैंने हमेशा अलंकार जब आपको बताए हैं तो इस चीज को क्लियर भी किया है, वो है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार ध्यान रखिए कि कोई एक चीज की किसी की तुलना किसी से की जाती है। अब इसमें क्या दिया गया है, जो पेड़ हैं उनकी तुलना उच्चाकांक्षाओं, ऊंची आकांक्षाओं से की गई है। और उपमा अलंकार की एक बहुत अच्छी खासियत ये होती है कि इसमें कुछ जो हैं वो वाचक शब्द होते हैं जो हम पहचान सकते हैं देख के, जैसे सा, सी, से, सम, सरिस, समानता, ये जैसे शब्द होते हैं जिनसे पहचानते हैं कि ये उपमा अलंकार होते हैं। तो यहाँ पर देखिए से दिया हुआ है, और तरुवर की जो है उपमा किस में दी जा रही है? वो उच्चाकांक्षाओं से। प्रश्न संख्या 3 है, झरने के झरझर स्वर में कवि ने क्या कल्पना की है? अब झरने के झरझर स्वर में वो क्या कल्पना कर रहे हैं, किस चीज की कल्पना कर रहे हैं? पहले ऑप्शन, जब भी एमसीक्यूज आएगा पूरे के पूरे ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं। पहला ऑप्शन है, मानो ये झरने पर्वत की महानता का गुणगान कर रहे हैं। नेक्स्ट है, मानो झरने तालियां बजा रहे हैं। मानो ये झरने पर्वत को स्नान करा रहे हों, या इनमें से कोई नहीं। तो कविता के अनुसार क्या है, मानो ये झरने जो हैं वो पर्वत की महानता का गुणगान कर रहे हों, ये उन्होंने समानता बताई थी, जो उसके झरझर की आवाज है। मानो ये झरने पर्वत की महानता का गुणगान कर रहे हो। प्रश्न संख्या 4 है, पहाड़ों पर उगे वृक्ष कैसे लग रहे हैं? अब पहाड़ों पर जो वृक्ष उगे हुए हैं वो किस समान लग रहे हैं? अभी बताया ना, वो उच्चाकांक्षाओं से लग रहे थे, ये चीज बताई अभी हम लोगों ने देखी थी। चलिए देखते हैं। मन में उठने वाली उच्च आकांक्षाओं के समान लग रहे हैं, मोती की लड़ियों के समान है, नदी में उठने वाली लहरों के समान है, या उपर्युक्त सभी। तो सिंपल क्या है, मन में उठने वाली उच्चाकांक्षाओं के समान है। ठीक है, तो किस तरीके से, जैसे वृक्ष जो उठे हैं वो क्या है, पर्वत के उर अर्थात हृदय से उठे हुए हैं, और हृदय से उठकर वो बहुत ऊंचे जा रहे हैं। तो जैसे लग रहा है कि हृदय में जो आकांक्षाएं हैं आसमान को छू लेने की, वो इतनी उच्च दिखाई दे रही हैं। प्रश्न संख्या 6 है, क्या है, पहाड़ों की छाती पर झरने कैसे प्रतीत हो रहे हैं? अब पहाड़ों पर से झरने बहते हैं तो वो किस तरीके से लग रहे हैं? वृक्षों के समान सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। किसके समान? वृक्षों के समान सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। विशाल नदियों के समान प्रतीत हो रहे हैं, मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कवि हैं उन्होंने क्या बताया कि जब ये झरने ऊपर से गिर रहे हैं तो बहुत फोर्स के कारण वो वाइट हो जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद हो जाते हैं, तो जैसे लगता है कि मोतियों की लड़ियां झर रही हों, ऐसा प्रतीत होता है। तो क्या है, मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 है, क्या दिया है, पर्वत की आंखें किसे कहा गया है? कौन है? सहस्त्रदृग सुमन, हजारों आंखें के कौन है? सुमन अर्थात फूल। पर्वत पर खिले हुए जो फूल हैं वो पर्वत की आंखें प्रतीत हो रही हैं। यही चीज हमने कविता में पढ़ा था।
चलिए देखते हैं। पर्वत की चोटी को पर्वत की आंखें कहा गया है? बिल्कुल नहीं। पर्वत पर उगे पौधों को पर्वत की आंखें कहा गया है? नहीं। पर्वत पर खिले हजारों फूलों को पर्वत की आंखें कहा गया है? ये बिल्कुल सही है। उन सहस्त्र दृग सुमन कहा गया ना, तो क्या है, हजारों जो आंखें हैं वो सुमन है, यानी कि फूल है। पर्वत के पत्थरों को पर्वत की आंखें कहा गया है? बिल्कुल नहीं। तो सही ऑप्शन हमारा थर्ड है, पर्वत पे खिले हजारों फूलों को पर्वत की आंखें कहा गया है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। यहाँ क्या है, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश से क्या तात्पर्य है? पल पल परिवर्तित यानी कि हर पल जो है ये परिवर्तित हो रहा है। कौन सा? प्रकृति वेश। तो इससे क्या तात्पर्य है? अब पल पल मतलब हर एक मिनट से या सेकंड्स में, परिवर्तित प्रकृति वेश यानी कि जो प्रकृति जो देखने में है वो हर पल परिवर्तित हो रही है, यही तात्पर्य है। चलिए देखते हैं। वर्षा ऋतु में पर्वत का सौंदर्य क्षण क्षण में बदलता है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं, वर्षा ऋतु में नदी का सौंदर्य पल पल बदल रहा है? सिर्फ नदी की बात नहीं है, यहाँ पूरी प्रकृति की बात हो रही है। फिर आते हैं, वर्षा ऋतु में फूल मुरझा गए हैं? क्या ऐसा है? वर्षा ऋतु में फूल मुरझा गए हैं? नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या है, वर्षा ऋतु में पर्वत का सौंदर्य क्षण क्षण बदलता है, हर समय बदल रहा है। अब हम आ जाते हैं अपने वर्णनात्मक प्रश्न पे। तो देखिए, हमने आपको बताया था, हमने 4 तरीके के प्रश्न दिए, बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो हमने अभी बहुविकल्पीय प्रश्न कर लिए। अब हम आ गए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पे, जिनकी मार्किंग आपकी रहेगी 1 मार्क्स की। ठीक है, तो इनमें ज़्यादा नहीं, 10 to 15 वर्ड्स के आंसर हमें देने होंगे। क्या दिया है, प्रस्तुत कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? पर प्रस्तुत कविता में वर्षा ऋतु में पर्वत में किस तरीके से प्राकृतिक वातावरण बदलता है, इसका वर्णन है। लेकिन ऋतु कौन सी है? वर्षा ऋतु सिर्फ। ठीक है, तो देखिए क्या है, प्रस्तुत कविता में पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। हम यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में बताएंगे खास तौर से। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्षा ऋतु में कौन अपनी जादूगरी दिखा रहा है? किसने दिखाया है? भगवान इंद्र जो हैं, वर्षा के देवता इंद्र जो हैं, वो अपने बादल रूपी विमान में बैठकर घूम घूम कर अपने इंद्रजाल अर्थात जादू को दिखा रहे हैं। ये भी आपका 1 मार्क्स का आंसर है। वर्षा ऋतु में इंद्र जलदयान, जलदयान का मतलब क्या हुआ? जलद मतलब क्या है? बादल, यान मतलब जो आपका वाहन होता है जिस पर आप बैठते हो। तो बादल रूपी यान में विचर विचर कर जादूगरी का खेल दिखा रहे हैं। विचर विचर का मतलब क्या है? इधर उधर घूम घूम कर जादूगरी का खेल दिखा रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, ये भी आपका अति लघु उत्तरीय है, 1 नंबर का। पर्वत प्रदेश में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? पर्वत प्रदेश, पर्वत में पा, प्रदेश में। अब प्रदेश में पा कैसे होता है? पा कैसे बनता है प्रदेश में? आपको पता है प्र कैसे बनता है? ये आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे ना। ये प्र कैसे बनता है आपको पता है? प्र, इसके लिए क्या होता है, हम पा लेते हैं। ठीक है, पा हमारा स्वर रहित होता है और रा होता है। ठीक है, इसमें क्या है, हमने स्वर निकाल दिया, क्योंकि जो पा बनता है वो कैसे बनता है? पा कैसे बनता है? ये पा कैसे बनता है? ये पा प्लस आ बनता है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्वर लगा हुआ है। अब हमने जब हलंत लगा दिया तो ये क्या हो गया? स्वर रहित हो गया और रा हो गया। तो जब भी रा होगा वो कैसे? यहाँ पे जुड़ता है। अब कैसे जुड़ता है देखो, हम आपको बताते हैं। देखो, एक ये होता है प प्लस रा। उसी तरीके से आपने ग देखा है ना, ग्र, गा या व। तो अब ये जो ग्र होता है या ये व होता है, ये ऐसे करके, तो ये किस तरीके से बनता है? हमने गा लगाया, गा के नीचे ये और प्लस रा। उसी तरीके से वा के नीचे हलंत लगा के रा। तो समझ में आया? तो अब चूंकि इसमें पर्वत प्रदेश में पा है और इसमें भी पा है, तो इस तरीके से यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। ठीक, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, जिसका उत्तर हमें देना है 25 से 30 शब्दों के बीच में। ठीक है, क्या दिया है?
पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, यानी कि जब वर्षा ऋतु होती है तो कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर बताइए। तो पावस ऋतु में प्रकृति में नहीं, अब कविता के आधार पर बताना है तो सीधे सीधे ये खाली हमसे, वर्षा ऋतु में तो हर जगह पे चेंजेस आते हैं, लेकिन चूंकि हमें कविता के आधार पर बताना है तो सिर्फ हम पर्वतीय प्रदेश के बारे में ही बात करेंगे। पर्वतीय प्रदेशों में क्या बदलाव आते हैं, देखिए पावस यानी वर्षा ऋतु का मौसम है जिसमें प्रकृति का रूप हर पर बदलता है। कभी धूप खिल जाती है तो कभी काले घने बादल सूरज को ढक लेते हैं, कभी बादल बहुत करीब आ जाते हैं, कभी मूसलाधार वर्षा होने लगती है, कभी अंधकार हो जाता है, कभी रोशनी हो जाती है। तो इस तरीके से जो है प्रकृति अपने वेश को परिवर्तित करती रहती है। प्रश्न संख्या 5 है। अब ये प्रश्न संख्या 5 जो है ये भी आपका 2 मार्क्स का है, यानी कि ये भी आपका क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है, लघु उत्तरीय। देखिए क्या है, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों। कवि किसके साथ समानता दिखा रहे हैं, कवि तालाब की समानता दिखा रहे हैं किसके साथ, ये दिखा रहे हैं आपके सॉरी दर्पण के साथ। ठीक है, अब दर्पण के साथ क्यों दिखाई गई, दर्पण में हम सभी अपना प्रतिबिंब देखते हैं। अब हम प्रतिबिंब क्यों देख पाते हैं, क्योंकि वो एकदम साफ होता है तो हमें अपना अक्ष पूरा दिखाई देता है। अब जो तालाब जिसको दर्पण बताया गया है उसका जल एकदम स्वच्छ है, निर्मल है और एकदम शांत है। इस वजह से जो पर्वत की परछाई है, प्रतिबिंब है, वो पूरा का पूरा तालाब में दिख रहा है, इसीलिए उसे दर्पण की भांति बताया गया है। तालाब या किसी भी अन्य जल राशि के आसपास की चीजों का प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसीलिए कवि ने तालाब की तुलना किसी विशाल दर्पण से की है। तो समझ में आया। अब देखिए हमने इसको सारी चीजों को वर्ड लिमिट के अंदर रखा है, ठीक है, इस वजह से इनमें ज्यादा लेंदी हमें आंसर नहीं देने हैं। जितना वर्ड लिमिट है उसी के अंदर अंदर हमें काम करना है। अब आते हैं, झरने किसके गौरव का गान गा रहे हैं, बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है, किसका गौरव गान गा रहे हैं, वो पर्वत का गौरव, पर्वत की महानता का गौरव गान गा रहे हैं। और किससे की गई है तुलना, मोतियों की लड़ियों से, उसके पानी में उठ रहे झाग की तुलना मोतियों की लड़ियों से की गई है। झरने पहाड़ के गौरव का गान गा रहे हैं, कवि ने झरनों की तुलना झरते हुए मोतियों से की है, मोती जिस तरीके से गिर रहे हैं इस तरीके से की गई। झरने की बेकाबू गति अंग अंग में एक उन्माद सा भर देती है। अब बेकाबू गति क्यों कही गई, सबसे बड़ी बात ये देखिए, वर्षा ऋतु में क्या होता है, इन झरनों में अत्यधिक पानी आता है जिसकी वजह से इनका फोर्स यानी कि इनकी गति बहुत तेज होती है, इसीलिए इन्हें बेकाबू गति कहा गया है, क्योंकि इस पानी की गति में सब कुछ बह जाता है। और इनमें चूंकि पानी ज्यादा होता है तो इनकी आवाज भी ज्यादा होती है, आवाज ज्यादा होगी तो उत्तेजना ज्यादा होगी, उनकी आवाज हमारे अंदर उतनी ही उत्तेजना को भरेगी। चलिए प्रश्न संख्या 7 है टूट पड़ा भू पर अंबर, आश्चर्य क्या है, इसका मतलब क्या है टूट पड़ा भू पर अंबर, इसका मतलब क्या है। अब देखिए इसको सीधे ऐसे समझिएगा, कैसे है टूट पड़ा, एकदम से क्या हुआ, सब कुछ प्राकृतिक दृश्य था, एकदम से बादल आए। अब बादल आए और उनसे खूब मूसलाधार बारिश हुई, बारिश होने पे इतना हाहाकार मचा जैसे लगता है कि आसमान ही जो है वो पृथ्वी पर टूट पड़ा हो, इसीलिए क्या कहा है टूट पड़ा भू पर अंबर, यानी कि पृथ्वी पर आकाश टूट पड़ा हो, उस मूसलाधार बारिश के लिए कहा गया है। आशय यह है कि जब तेज बारिश होती है तो लगता है कि धरती पर आसमान ही टूटकर गिरने लगा हो, ऐसा प्रतीत होता है जैसे आसमान ने धरती पर आक्रमण कर दिया हो। क्या किया हो, आसमान ने धरती पर आक्रमण किया, क्योंकि भाई ये बादल जो बरसते हैं तो जैसे हल्की फुल्की बारिश होती है तो इतना नहीं, आप लोगों ने भी बारिश बहुत तेज देखी होगी, जब इतना तेज बारिश होती है तो कितना आवाज होती है, कितना तेज पानी बरसता है, सब कुछ बहता सा प्रतीत होता है, तो जैसे लगता है कि सब कुछ एकदम तहस नहस करने पर आमादा है ये बारिश, ऐसा प्रतीत होता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8। यहां पर भी हमारे सामने क्या रखा गया है, कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिनका आश्रय हमें व्यक्त करना है। क्या है, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च कांक्षाओं के तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब इन पंक्तियों का उत्तर देंगे तो भी हमें 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्या दिया गया, आश्रय देखिए क्या है,
अर्थ बताना है इसका। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, यानी कि पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसा प्रतीत हो रहे हैं जैसे वो पर्वत की ऊंची आकांक्षाएं हों। और वो ऊंची आकांक्षाएं क्या हैं? वो है आसमानों को छू लेने की, आसमान को छू लेने की आकांक्षाएं है। झांक रहे नीरव नभ पे। अब उनकी आकांक्षाएं क्या है? आसमान को छू लेने की। तो वो क्या कर रहे हैं? वो सीधे खड़े हैं और लगातार बिना पलक झपकाए अटल वो सिर्फ आसमान की ओर झांकते से प्रतीत हो रहे, ताक रहे हैं सिर्फ लगातार, क्योंकि वो अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं। वो उसको पा लेना चाहते हैं, किसी भी कंडीशन में ये नहीं चाहते कि वो लक्ष्य उनसे छूट जाए, इसलिए उनका दिमाग, उनकी आंखें जो है वो अपने लक्ष्य पर केंद्रित हैं। अब इसका अर्थ लिखिए क्या है, देखिए। अर्थ यह है कि पहाड़ के ऊपर और आसपास पेड़ भी होते हैं जो उस दृष्टि पटल की सुंदरता को बढ़ाते हैं। यानी कि जब हम पहाड़ों को देखते हैं तो पहाड़ों की सुंदरता बढ़ती किससे है? उन पर उगने वाले पेड़ों से, ठीक है। अगर वो पेड़ नहीं होंगे तो शायद पहाड़ों की इतनी सुंदरता भी नहीं होगी। पर्वत के हृदय से ये पेड़ उठकर खड़े हुए। अब शाल के पेड़ हैं, शाल के पेड़ क्या होते हैं? वो सीधे होते हैं। और आपने कभी पर्वतीय क्षेत्रों पे जो पेड़ देखे होंगे वो देखना बहुत ऊंचे होते हैं, उनका तना बहुत चौड़ा होता है। और जैसे हम लोग के जो क्या कहते हैं समतल एरिया में जो पहाड़ होते हैं वो आड़े टेढ़े ऐसे करके उनकी शाखाएं इधर उधर उगती नहीं, शाल के पेड़ सीधे ऐसे करके उगेंगे। तो मतलब क्या होते हैं? वो सीधे खड़े हैं, एक ही उनका जो टारगेट है वो उसी तरफ देख रहे हैं और शांत आकाश को अपलक और अचल होकर किसी गहरी चिंता में मग्न होकर बड़ी महत्वाकांक्षा से देख रहे हैं। अब उनकी महत्वाकांक्षा क्या है? आसमान को छू लेने की। उसी महत्वाकांक्षा के साथ वो लगातार जो है आकाश की तरफ देख रहे हैं। ये हमें ऊंचा और ऊंचा उठने की प्रेरणा देते हैं। ये देखते हैं, हमें ये प्रेरणा क्या देखते हैं कि आपने अपनी लाइफ में जो कोई भी टारगेट डिसाइड किया है उस टारगेट पर ही आप अपना ध्यान एकाग्र कीजिए। हमारे आसपास बहुत सारे भटकाव होते हैं, हमें उन भटकाव में नहीं पड़ना, लगातार अपने उस लक्ष्य की तरफ देखना है और वही हमें उसी की तरफ बढ़ते रहना है। जितनी भी मुसीबतें आए उनकी तरफ उनको हटाना है और उसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए लक्ष्य प्राप्ति तक वही निरंतर अपना परिश्रम करते रहना। ये हमें प्रेरणा देते हैं पर्वत के ऊपर उठने वाले पेड़। अब आते हैं इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार किया गया है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब ये एक थोड़ा सा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जिसके लिए हमें 5 नंबर मिलेंगे। अब इन्होंने देखिए यहाँ पर पर्वत में कई पूरा एक तरीके से कविता में बहुत तरीके से मानवीकरण किया गया है। पहली चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो फूल हैं उनका मानवीकरण किया गया, उन्हें आंखें बताया गया। पर्वत का मानवीकरण किया गया कि वो अपनी इन फूल रूपी आंखों से अपने प्रतिबिंब को वो तालाब पर देख रहे हैं। झरनों का मानवीकरण किया गया कि वो गौरव गान गा रहे हैं। ठीक है ना, हैं। पेड़ के माध्यम से उच्च कांक्षाएं रखी गई, यहाँ पे भी मानवीकरण अलंकार है। तो मतलब इस कविता में मानवीकरण अलंकार का बहुत ही सटीक इस्तेमाल हुआ है, बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके इस कविता को जो है मानवीकरण अलंकार करने से क्या होता है, मानवीकरण अलंकार करने से ये होता है कि हम उसे अपने आसपास अपने आप से रिलेटेड कर लेते हैं। अब जैसे उच्च कांक्षाओं के माध्यम से क्या है, हम अपने अपने लक्ष्य पर अपने टारगेट पे फोकस करना है, तो इससे क्या है हम मानव उस चीज को अपने आप से रिलेट कर पाते हैं। देखिए क्या है, इस कविता में कवि ने प्रकृति को मानव के सभी अंगों से परिपूर्ण माना है। जैसे कि हम लोग के अंग होते हैं हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, उसी तरीके से यहाँ पर प्रकृति को भी बताया गया है। उन्होंने पर्वत, बादल, झरने, ताल, वृक्ष आदि को मानवीय चेतना से पूर्ण माना। यानी कि जिस तरीके से मानव जो सोचता है, देखता है, करता है, उन्होंने ये सारे प्राकृतिक यानी कि जड़ चीजों को मानवीय लक्षणों से परिपूर्ण कर दिया। इसलिए सीधे सीधे वहां पे क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। तथा उनकी तुलना मानव के गुणों से की है। कवि को झरने, पर्वत का यशोगान करने वाले गायक प्रतीक हो रहे हैं, तो झरनों का मानवीकरण कर दिया कि भाई वो गायक है।
फिर नेक्स्ट है, पर्वत अपनी हजारों पुष्परू की आंखों से अपने विशाल प्रतिबिंब को नीचे चरणों के में तालाब रूपी दर्पण में निहार रहा है। अब यहाँ पर पर्वत का मानवीयकरण उन्होंने कर दिया कि उसके ऊपर जो फूल खिले हुए हैं वो पर्वत की आंखें हैं, और उन आंखों से पर्वत अपने प्रतिबिंब को ताल रूपी दर्पण में निहार रहा है। तो पर्वत अपने रूप को देखकर बहुत गौरवान्वित हो रहा है, यानी कि सीधे सीधे पर्वत का यहाँ पर मानवीयकरण किया, उधर फूलों का मानवीयकरण किया, तो एक एक करके वो सारी चीजों का मानवीयकरण कर रहे हैं। फिर आते हैं, झरनों से झरी पानी की बूंदें मोती की लड़ियां सी दिखाई दे रही हैं। अब मोती की लड़ियां तो भाई ये तो मानवीयकरण नहीं हुआ, लेकिन चूंकि वो आपका यशोगान गा रही है इसलिए वहां पर आप उसका मानवीयकरण कह सकते हैं। फिर इस प्रकार कवि ने मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग सुंदरता के साथ किया। तो पूरी कविता में मानवीयकरण का इस्तेमाल करके उन्होंने इसे जो है मनुष्यों के ज्यादा करीब समकक्ष लाने की कोशिश की है, और ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती इस अलंकार को थोपने का प्रयास किया। इस अलंकार को इतने सटीक तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि वाकई लोगों को वो अपने समकक्ष लग रही है, अपने करीब लग रही है। प्रश्न संख्या 10 है, यहां पर क्या दिया है, पंत प्रकृति चित्रण के सर्वोत्तम कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। अब ये प्रश्न भी आपका क्या है, नंबर 5। याद है जब पर्वत प्रदेश में पावस हम ये कविता आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, तब हमने कवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में आपको बताया था ना। मैंने आपको बताया था कि सुमित्रानंदन पंत, मैं मैथिली शरण गुप्त, तो क्या है, सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में बताया था कि सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं वो प्रकृति के कुशल चितेरे माने जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जो कविताएं करी हैं वो उनकी मैक्सिमम कविताएं जो हैं वो प्रकृति के ऊपर हैं, और प्रकृति में भी खास तौर से बादलों के ऊपर है। ध्यान रखिए, उनकी एक कविता है बादल राग है, दूसरा एक कविता हम लोगों ने पढ़ी है 10th में उत्साह है। तो ये सभी कहीं ना कहीं जो हैं वो क्या है, बादल के हैं, और बादलों को ही इन्होंने कभी क्रांति का, कभी सौंदर्य का, तो मतलब बादलों को हर तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो बादल इनके जो है मेन फेवरेट विषय रहे कविता के, और चूंकि प्रकृति के चितेरे इसलिए रहे क्योंकि इनका बैकग्राउंड, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रामीण क्षेत्र से होने के कारण ये प्रकृति के ज्यादा करीब रहे। और प्रकृति के ज्यादा करीब तो इनकी कविताओं का ज्यादातर केंद्र बिंदु प्रकृति ही रहता है। अब इसको आप लिखेंगे कैसे, देखिए, पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, उनके काव्य का मुख्य विषय प्रकृति चित्रण ही रहा है। उन्होंने अधिकतर प्रकृति के कोमल और मधुर रूप का ही वर्णन किया है, यानी कि प्रकृति किस तरीके से हमें सब कुछ देती है उसका बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया है। कहीं कहीं प्रकृति के उग्र और भयानक रूप का भी वर्णन है, जैसे बादलों को क्रांति का रूप बताया गया है। प्रकृति का वर्णन करते समय उन्होंने उपवन, नदी, पर्वत, बादल, समुद्र आदि प्राकृतिक उपकरणों का सहारा लेकर अपनी काव्य रचना की है। तो उन्होंने सभी विषयों पर करी, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ बादल पर करी है। जब वो प्रकृति के इतने कुशल चितेरे हैं, प्रकृति पर जब वो उतनी कविताएं लिखते हैं तो प्रकृति से संबंधित जो चीजें हैं सब पर कविता लिखते हैं, लेकिन ज्यादातर उनकी जो कविताएं हैं वो बादल पर है। एक सच्चे कवि की भांति उनकी कल्पनाओं का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। अब वो हर एक चीज में इतनी कुशल, अब चूंकि उनका कहते हैं ना, कवि आप तब बन सकते हैं जब आपकी कल्पना बहुत उच्च दृष्टि की हो, आप हर चीज में कल्पनाओं के माध्यम से उस जगह तक पहुंच जाएं। तो यहाँ पर पंत जी की जो कल्पनाएं हैं उनका क्षेत्र प्रकृति के हर उपादान में कुछ ना कुछ नया खोजती है। अब जैसे बादल है उसमें कुछ नया खोज लेंगे, नदी है उसमें कुछ और खोज लेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि वो अलग अलग चीज़ों को खोजते हैं और वही कविताएं हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसको देखकर हम इतना ज़्यादा एंजॉय करते हैं। उनकी कल्पनाएं मौलिक तथा नूतन है। मौलिक मतलब एक तो प्रैक्टिकली रहती हैं, जो चीज़ें रहती हैं मौलिक यानी कि जो वास्तविक है। वो ऐसा नहीं काल्पनिक क्षेत्र में अगर उनकी कल्पना है तो काल्पनिक क्षेत्र में नहीं, वो हमें वास्तविकता में ही रखते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने हमें क्या बताया कि मौलिक है तथा नूतन है। नूतन मतलब क्या हुआ, नई है। ये ध्यान रखना कि जैसी कल्पनाएं पहले किसी ने नहीं करी। अब जैसे कालिदास ने बादल को संदेशवाहक बना दिया था, मेघदूतम बनाया था, लेकिन इन्होंने बादलों को क्या बनाया है, इन्होंने बादलों को क्रांति भी बनाया है, ठीक है, बदलाव बताया है। तो इस तरीके से आप
इन चीज़ों में नवीनता देखते हैं और उस चीज़ को प्रकट करते हैं। इसीलिए इन्हें जो है प्रकृति के कुशल चितेरे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रहा हमारा डीपीपी। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। मैं हमेशा हर बार कहती हूँ, हर डीपीपी जो आपको दिया जा रहा है उसके लिए आप एक कॉपी बनाओ और लिटरली लिख कर उनके आंसर सॉल्व करो। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम जो अब फेब या मार्च में होंगे वो आपसे सिर्फ रिटन में ही लिए जाएंगे, ओरली नहीं लिए जाएंगे। इसलिए भूल कर भी ये कोशिश मत करना कि आपने सिर्फ वर्बली पढ़ा और उसे लिख कर कोई प्रैक्टिस नहीं करी, क्योंकि हिंदी में अगर आप नहीं लिखोगे तो आपकी स्पीड नहीं बनेगी और इस बार पेपर और लेंदी आएगा क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चंस को हटाया गया है। अब हर चीज़ आपको लिटरली लिख कर करनी है, तो आपका पेपर लेंदी होगा, समय उतना ही रहेगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी स्पीड बनाइए, अपनी हैंडराइटिंग सुधारिए, मिस्टेक कम करिए, आंसर राइटिंग सीखिए। ये सारी चीज़ें आप सिर्फ कर सकते हैं जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इसीलिए डीपीपी इसको लिटरली लिख कर सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पर हमारा ये 4th चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम मिलेंगे अपने 5th चैप्टर में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे वीरेंद्र डंगवाल द्वारा लिखित एक कविता है तोप। कविता बहुत आसान थी लेकिन इसमें सीख बहुत बड़ी बड़ी थी, ठीक है ना। तो चलिए, अब हम करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट कविता तोप का डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो हम लेकर आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप रिवाइज करते रहो, हम मिलेंगे अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।